हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के 25 आगे के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ उस थ्योरी पर ध्यान दो आप, है ना। क्वेश्चन पर इतना ध्यान मत दो फिर भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक से मिल जाएंगे। पर जो थ्योरी बता रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि कास्ट चारकोल, एनिमल चारकोल, चीनी का चारकोल या इनमें से कोई नहीं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कच्ची चीनी होती क्या है और उसका कलर कैसा होता है कि हम उसे रंग विहीन कर रहे हैं। देखो, आपको कुछ चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कच्ची चीनी। देखिए, कच्ची चीनी का एक और नाम होता है जो आपको याद रखना है, और वो नाम होता है टर्बिनाडो। क्या नाम होता है? टर्बिनाडो, है ना। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है भूरा। अब आपको चाहिए कि भूरे से इसे सफेद में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पर क्या होगा कि भूरे से सफेद में कन्वर्ट हो। देखो, कच्ची चीनी और नॉर्मल चीनी जिसे कि हम बोलते हैं, देखो, एक तो होती है कच्ची चीनी, ठीक है, और एक होती है टेबल शुगर, है ना, जो हम रोजमर्रा के दिनों में काम में लाते हैं। कच्ची चीनी में क्या होता है? कच्ची चीनी में होता है सुक्रोज और अन्य चीजें भी मिली हुई होती हैं। लेकिन अगर हम टेबल शुगर की बात करें तो इसमें केवल सुक्रोज ही मिला हुआ होता है। देखिए, इसमें जो सुक्रोज होता है 96% से 99% तक होता है और अन्य होता है करीब 1%, और यहाँ तो केवल 100% ही होगा। इसका जो कलर होता है ये होता है भूरा, और इसका कलर कैसा होता है? ये होता है वाइट, मतलब सफेद। ठीक है ना। तो आपको ये वाली प्रोसेस करनी है कि यहाँ पर हम क्या चीज उपयोग में लाएं कि भूरे से सफेद हो जाए एकदम। कच्ची चीनी बनती कैसे? कच्ची चीनी मतलब आप सभी जानते हो कि गन्ने के शोधन से। किससे बनती है? गन्ने के शोधन से प्राप्त होती है कच्ची चीनी। ठीक है, अब देखो, हम लाइन से चारकोल देखते हैं कौन कौन से। एक तो आपके पास में है कास्ट चारकोल, ठीक है ना। कास्ट चारकोल की अगर हम बात करें तो कास्ट चारकोल में क्या होता है? लकड़ी का कोयला कहलाता है कास्ट चारकोल। अब आप शक्कर को साफ करने के लिए लकड़ी के कोयले का इस्तेमाल तो करोगे नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन 80% तक होता है। और अगर आप इसका शक्कर को साफ करने के लिए इस्तेमाल करोगे तो शक्कर और भी ज्यादा गंदी हो जाएगी। दूसरा आता है आपका एनिमल चारकोल। इसमें क्या होता है? जो जीव जंतु होते हैं, है ना, जंतु की हड्डी होती है, जंतु की हड्डी की जलने से जो कोयला मिलता है, जलने से जो कोयला मिलता है उसे हम बोल देते हैं कौन सा चारकोल? एनिमल चारकोल। तो आप इसका भी इस्तेमाल नहीं करोगे। तीसरा आपका आता है चीनी चारकोल। इसमें क्या होता है? जो चीनी होती है, चीनी को जलाने से जो पदार्थ मिलता है उसे हम बोलते हैं चीनी चारकोल। तो इसका हम उपयोग करते हैं क्या करने में? इसको चीनी को साफ करने के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें याद रखने वाली बात ये है, एक तो टर्बिनाडो जो आपको याद रखना है, और दूसरी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है एक और, कि क्या? टेबल शुगर क्या होता है? सुक्रोज। और किसको उपयोग में लाते हैं साफ करने के लिए? चीनी के चारकोल को, चीनी चारकोल का उपयोग करते हैं ना। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शुष्क सेल की धनात्मक क्षण कैसी होती है। देखो, शुष्क सेल और धनात्मक सेल, देखो, हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास में सेल होता है इसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, है ना। इलेक्ट्रोड होते हैं। इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो देखो, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? इसे हम बोलते हैं एनोड। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? जिसे हम बोलते हैं कैथोड। अब देखो, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर आते हैं कैटायन, मतलब कैटायन को आकर्षित करता है ये। आकर्षित मतलब पॉजिटिव आयन को ही आकर्षित करता है, पॉजिटिव आयन को ही हम कैटायन बोलते हैं। इसलिए इस चीज का नाम हम बोल देते हैं कैथोड, क्योंकि यहाँ पर कैटायन आ रहे हैं। और इसका उल्टा होता है एनोड में। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एनायन, मतलब कि नेगेटिव आयन आते हैं, इसलिए हम इसे एनोड बोल देते हैं। और शुष्क सेल क्या है? कोई भी सेल हो तो मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे 99% केसेस में कि जो एनोड होता है ना वो हमेशा जिंक का बनाया जाता है, ठीक है। और जो कैथोड होता है शुष्क सेल में वो किस चीज का बनाया जाता है?
ग्रेफाइट का, है ना? इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जस्ता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? बहुलक नहीं है। देखो यहाँ पर आप, हाँ ठीक है, क्वेश्चन कौन सा एक हटा लेना, आपको ये बताना है कौन सा बहुलक नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम आते हैं यूरिया पर। यूरिया का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप होता है? ये होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। कौन सा होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये, ठीक है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये होते हैं एमीन। क्या होते हैं? एमीन। अब देखो, कार्बोक्सिल ग्रुप और एमीन, अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया एक तरह का, बिल्कुल यूरिया एक तरह का सॉरी थर्मो नहीं, एक तरह का सेटिंग बहुलक ही है, ठीक है ना। यूरिया में क्या होता है, जो कार्बोक्सिल समूह और एमाइड समूह होते हैं, ये सब मिलकर पॉलीयूरिया बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ये वाला पदार्थ है ना, ये पहले बनाता है क्या? आइसोसाइनेट, है ना। ये बनाएगा क्या? आइसोसाइनेट। और आइसोसाइनेट और अमीन घटक जो होता है, एमीन घटक, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? ये दोनों मिलकर बना लेते हैं पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीयूरिया। तो यूरिया कैसा होता है? एक तरह का बहुलक। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं स्टाइरीन की, तो जो स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन का क्या बोलते हैं हम? स्टाइरीन एक तरह का होता है मोनोमर। कैसा होता है? मोनोमर। और इसके जो बहुलिकीकरण से, जो बहुत सारे मोनोमर होते हैं, इसके बहुलिकीकरण से हम क्या बना लेते हैं? इसका उपयोग हम करते हैं रबर में, इसका उपयोग हम करते हैं प्लास्टिक में, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। जो मोनोमर है, मोनोमर मतलब एक लक। बहुलक नहीं है मतलब आपसे पूछा गया कि एक लक कौन सा है? तो यूरिया तो नहीं है। स्टाइरिन एक लक हो गया, जिसका उपयोग हम करते हैं रबर में और प्लास्टिक बनाने के लिए निरंतर इसका उपयोग करते हैं। स्टार्च, स्टार्च बिल्कुल, स्टार्च क्या होता है? बहुलक होता है। स्टार्च किस चीज का बहुलक होता है? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का बहुलक होता है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखो तो क्या हो जाएगा? स्टाइरिन। स्टाइरिन बहुलक नहीं है, स्टाइरिन क्या है? स्टाइरिन है एकलक, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इससे क्या बनाया जाता है? रबर और प्लास्टिक वगैरह इस चीज से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कपूर, कर्पूर नहीं है, ये है कपूर, है ना। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, निर्वात आसवन, वर्ण लेखन या आसवन, इनमें से कौन सी विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं हम कपूर को? देखो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में होता है, अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें, कि सॉलिड, और फिर हमने इसे किया गर्म, ये गर्म करने का साइन होता है। हमने इसे किया गर्म और ये सीधे गैस में, किस में बदल जाता है? गैस में। तो हम इस प्रक्रिया को बोलते थे ऊर्ध्वपातन या फिर सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की प्रोसेस, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास में निर्वात आसवन। निर्वात आसवन मतलब अवायविक, है ना, वायु की अनुपस्थिति में उपयोग में लाते हैं इसको। निर्वात आसन। वर्ण लेखन में क्या होता है? देखो वर्ण लेखन आपको समझना जरूरी है। वर्ण लेखन मतलब होता है, इसमें जो रंगीन रसायन होते हैं ना, इसका उपयोग, इसमें हम इसका उपयोग किस चीज में करते हैं? जो रंगीन रसायन है ना, रंगीन रसायन है। तो रंगीन रसायन के पृथक्करण के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्ण लेखन, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, रंगीन रसायन के पृथक्करण, पृथक्करण में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। वही आसवन वायु की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कपूर क्या होता है? ऊर्ध्वपातित होता है। कपूर को अगर आप सॉलिड से सीधे गैस में बदलोगे जब आप गर्म करोगे तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्यतः होता है? कार्बनिक यौगिकों की बात की जा रही है। हाइड्रोजन तो होता ही है। कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक मतलब यहाँ पर हाइड्रो कार्बन्स की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोजन तो रहेगा ही, और साथ में क्या रहेगा? कार्बन। ये चीज आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा? सभी को पता है ना, सभी को पता है कि कौन सा है। लेकिन इसके बारे में हम कुछ और चीजें देखेंगे कि ये आखिर प्रयोगशाला में बना किन दो चीजों की वजह से था, ये आजकल पूछा जाने लगा है।
तो देखो, इसका अगर सही आंसर देखें तो यूरिया है, ठीक है ना, यूरिया है पहला तत्व। पहले ऐसा माना जाता था कि हम प्रयोगशाला में तत्वों को नहीं बना सकते, यौगिक नहीं बना सकते, हमें जो प्रकृति से मिल जाता है वही चीज केवल वही हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन क्या हुआ कि 1828 की बात है, मतलब 1828, 1828 में क्या हुआ, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक जर्मन रसायनज्ञ, है ना, एक जर्मन रसायनज्ञ थे जिनका नाम क्या था? फ्रेडरिक बोल्डर, है ना, क्या नाम था? फ्रेडरिक वोलर, ठीक है। ये थे जर्मन वैज्ञानिक। इन्होंने सबसे पहले यूरिया बनाया था, लेकिन इन्होंने किन दो पदार्थों का प्रयोग करके यूरिया बनाया था? एक तो था NH4Cl और एक था AgNO3, मतलब सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड, है ना। नाम भी लिख देता हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो अमोनियम क्लोराइड, और कौन सा, और दूसरा जो यौगिक था वो उपयोग में लाए थे वो सिल्वर नाइट्रेट, है ना। इन दोनों चीजों का उपयोग करके इन्होंने क्या बना लिया था? यूरिया, ठीक है। ये प्रोसेस, तो सबसे पहला तत्व यूरिया है, ये सभी को पता है। लेकिन आपको ये अब याद रखना है कि किन दो चीजों का उपयोग करके बनाया था? अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, याद रखना। देखो, डायरेक्ट भी ऐसा पूछ सकते हैं आपसे कि अमोनियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, और आप में से बहुत कम लोग हैं जो बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बना देंगे, इसको मैं बताता हूँ। NH4 NO3 बना देंगे और इधर से बना देंगे AgCl, है ना, जो कि पूरी तरह से गलत रिएक्शन है, ठीक है। और ये ऑप्शन में होगा ही होगा। तो आपको पता करना है, याद होना चाहिए कि इससे यूरिया बनता है। रिएक्शन भी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है ना, वो पूछी जाती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, समझ रहे हो, जिनसे कुछ ना कुछ चेंज आया हो। जैसे यूरिया, यूरिया का बनना एक बहुत बड़ा चेंज था। लोग इसके पहले मानते थे कि आप प्रयोगशाला में कोई चीज बना ही नहीं सकते हो, जो हमें प्रकृति ने दे दिया बस वही है। लेकिन यूरिया बनाकर मिस्टर फ्रेडरिक ने ये साबित किया कि हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं कई चीजों को। और यूरिया के बनने के बाद दूसरी चीज बनी, तीसरी चीज बनी, और उसके बाद आप देखते हो कि कितने तरह के तो और यौगिक बनाए जाने लगे हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिजली में लगी आग को बुझाने हेतु किस चीज को प्रयुक्त में लाया जाता है? पायरीन को, जल अग्निशामक को, झाग को, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 307। देखो, आपको पता होना चाहिए कि पायरीन क्या होता है। देखो, पायरीन का मतलब क्या होता है? पायरीन होता है C16H10, ठीक है ना। पायरीन मतलब C16H10 को हम बोलते हैं, C16H10, ये होता है पायरीन, है ना। अब देखो, आग क्या होती है? आग मेनली दो टाइप की होती है। आग कैसी होती? दो टाइप की होती है। एक होती है क्लास ए, और एक होती है क्लास बी। तीन टाइप की होती है एक्चुअल में, और एक होती है क्लास सी, ठीक है ना। ये तीन टाइप की आग होती है, ओके। अब देखो, जो क्लास ए टाइप की आग होती है उसको वो कहलाती है, जैसे लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, इन सब चीजों में जो आग लग जाती है, या फर्नीचर हो गया, फर्नीचर मतलब लकड़ी, तो इनमें जो आग लगती है उसे हम बोलते हैं क्लास ए टाइप की आग। अगर हम क्लास बी टाइप की आग देखते हैं, तो जो ईंधन होता है, आपने सुना होगा ईंधन, है ना, ईंधन में आग लग गई, जो सॉल्वेंट होते हैं, बेंजीन वगैरह, है ना, उनमें आग लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लास बी। और क्लास सी में आती है अन्य, जो है। तो जो ये अन्य वाली आग है, इनको बुझाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? पायरीन का। जो क्लास ए और क्लास बी टाइप की आग होती है, उनको बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? किस चीज का उपयोग करते हैं? झाग का, ठीक है। आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम में जो आग लग जाती है, जैसे पेट्रोलियम की आग है, तो उसे बुझाने के लिए अक्सर सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो एक तरह की झाग है। तो झाग का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो क्लास बी श्रेणी में आती है, इसलिए हम झाग का इस्तेमाल कर देते हैं, समझ रहे हो। और बाकी पानी का इस्तेमाल हम सामान्य तौर पर करते ही हैं, ये चीज आप सभी को पता है, ओके। यहाँ पर अगर हम देखते हैं पायरीन की, तो बिजली में लगी हुई आग को बुझाने के लिए हम किस चीज का उपयोग करेंगे? पायरीन का उपयोग करते हैं, समझ गए आप सभी? ओके, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किण्वन कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी होती है,
और उत्क्रमणी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। कैसी होती है? ऊष्माशोषी का मतलब ये होता है जिसमें ऊष्मा दी जाए, दू जाए, है ना? उस उत्क्रमणी का मतलब होता है दोनों दिशाओं में जो हो, जो दोनों दिशाओं में। जैसे अगर हम बात करते हैं HOH, है ना? H और OH, या फिर हम करें H2 और ऑक्सीजन मिलके बना लेते हैं क्या? H2O, है ना? तो ये दोनों दिशा में होती है। अगर आप बात करो तो ये लिक्विड फॉर्म में भी बन जाती है और गैस में भी। तो ये एक तरह की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ना? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऊष्मा मुक्त होती है। कैसी होती है? जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जो किण्वन होता है, किण्वन की अगर हम बात करें, तो जो किण्वन होता है वो एक अवायविक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। अवायविक जैव रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अगर हम किण्वन की बात करें तो ये कैसी होती है? ये अवायविक जैव रासायनिक क्रिया है। अब देखो, अवायविक का मतलब क्या होता है? वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है? वायु की अनुपस्थिति। और जैव रासायनिक का मतलब होता है बैक्टीरिया द्वारा। किस चीज के द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। जैसे अगर आप देखो बैक्टीरिया के द्वारा, जैसे अगर आप देखते हो तो कैसा एल्कोहल का बनाना, एल्कोहल बनाना कैसा है? एल्कोहल बनाना भी एक किण्वन की अभिक्रिया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? शराब का निर्माण लो। सही आंसर क्या होगा इसमें से? आपके ऑप्शन है उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन या फिर किण्वन। सही आंसर है किण्वन। अब देखो, उत्प्रेरण, विस्थापन और संयोजन, इन तीनों चीजों को हम प्रीवियसली देख चुके हैं, है ना? पहले ही हम देख चुके हैं इस चीज को, इसलिए हम इन्हें डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे है, पूछा है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिरका क्या होता है। सिरका क्या होता है? सिरका होता है 4% से 5% किसका? CH3COOH, उसे हम बोल देते हैं सिरका। अब आपसे पूछा गया सिरका का लैटिन नाम क्या होता है? एसिटम नाम होता है, फॉर्मिक नाम होता है, ऑक्जेलम होता है, या ब्यूटेरियम होता है? सही आंसर क्या है? एसिटम। देखो एसिटम आप यहाँ समझ रहे होगे, एसिटम मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ से आपने अंदाजा लगा लिया होगा क्या होता है ये होता है एसिटिक एसिड। लेकिन आपको बाकियों के भी नाम पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आप बात करो ऑक्जेलिक की, है ना? ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगर आप ऑक्जेलिक की बात करो, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4, है ना? ये चीज आपको याद रखना है। ब्यूटेरिक, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेरिक। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए, ब्यूटेरिक एसिड। और ये क्या होता है? C4H8O2, जिसमें ये वाला ग्रुप हो ना, COOH, और यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हो, तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं एक ग्रुप, है ना? एक ग्रुप होता है ये। जैसे यहाँ पर हमने देखा ब्यूटेरिक मतलब 4 कार्बन होंगे, जिनमें से आखिरी 3 कार्बन इस तरह से जुड़ जाएंगे और आखिरी वाले में COOH होगा, H होगा। समझ रहे हो? इधर से 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेरिक हो गया। यहाँ पर ऑक्सिलिक में यहाँ पर 2 ही कार्बन है, मतलब कैसा हो जाएगा? एक C और COOH इस तरह से जुड़ा रहता है। समझ गए? तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देते हैं कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आप। चलिए, अब हम और भी चीजें देख सकते हैं। जैसे देखो, आपको कुछ चीजें याद रखनी है, आपको पता होना चाहिए मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एक, और एक होता है मैलेइक एसिड। ठीक है ना? ये दोनों अलग अलग होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैलिक एसिड का आपको पता होना चाहिए C4H6O5, और मैलेइक एसिड का पता होना चाहिए C4H4O4। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, इस चीज को आप याद कर लेना। ठीक है, सिट्रिक एसिड वगैरह, लैक्टिक एसिड, ये सब आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। सिट्रिक एसिड, ठीक है, और लैक्टिक एसिड, इनके भी फॉर्मूले आप याद कर लेना। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है C6H8
H8 और O7 है ना, आई थिंक इसको एक बार आप देख लेना सिट्रिक का। वहीं अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो होता है C3H6O3 है ना, C3H6O3 ये होता है लैक्टिक एसिड। समझ गए? इतना आपको याद रखना है, जिसमें से कि ये दोनों अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये और ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका याद रखना है आप। ठीक है, सिट्रिक और लैक्टिक इतना फॉर्मूला नहीं पूछते हैं, बस ये पूछ लेते हैं किस में पाया जाता है, लैक्टिक किस में पाया जाता है, तो वो आप सभी को आता ही होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू में जो खट्टापन होता है, देखो खट्टेपन का मतलब क्या है, एसिड होगा, लेकिन कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक, एसिटिक, साइट्रिक या फिर टार्टरिक एसिड होता है। आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 311 में। देखो नींबू खट्टा होने का जो मेन कारण होता है वो होता है ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, है ना, सिट्रिक एसिड होता है। अब लैक्टिक एसिड किस में होता है, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क में। ठीक है, एसिटिक एसिड किस में होता है, मतलब सिरका। ठीक है, याद रखना है आपको। वहीं अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करें तो किस में होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है इमली में और अंगूर में। आजकल जो ये अंगूर वाला है ना, ये वाला, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंगूर में आजकल पूछने लगे हैं कि कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ही आ गया कि अंगूर में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक नहीं, ये तो किसमें होता है, हमने अभी पढ़ा मिल्क में। टार्ट्रिक हम जानते हैं, टार्ट्रिक, टार्ट्रिक किस में होता है, ग्रेप्स, मतलब अंगूर में होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में होता है, नींबू, मतलब लेमन में होता है। एसिटिक एसिड मतलब किस में होता है, सिरका। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 312 का टार्ट्रिक एसिड होता है अंगूर में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में फिर वही क्वेश्चन, एसिटम नहीं, एसिटम कौन सा होता है, एसिटिक एसिड को बोलते हैं। एसिटिक एसिड का लैटिन नाम है ये, कौन सा नाम है, लैटिन नेम। ओके, ब्यूटेरिक अम्ल को बोलते हैं ब्यूटीरम। ऑक्जेलिक अम्ल को ऑक्जिलम बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है। देखो, फोटोग्राफी में जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है ना, उसको खत्म करने के लिए हम अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद अम्ल में फोटो को निकाल कर वापस उसे पानी से धो देते हैं और सूखने के लिए हवा में उसे लटका देते हैं। ठीक है ना। तो फोटोग्राफी में अम्ल का उपयोग होता है एक किसी अम्ल का। आपसे पूछा गया है कौन से अम्ल का उपयोग होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो आपके ऑप्शन है ब्यूटरम अम्ल, मतलब ब्यूटेरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं। देखो सही आंसर इसमें क्या है, एसिटिक या सिट्रिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है। समझ में आ रही है बात। देखो क्या होता है, पहले तो फोटोग्राफी में दो तरह के अम्ल उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑक्जेलिक होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फोटोग्राफी में, कभी अगर आपको ऑक्जेलिक ना दिया जाए आंसर में, है ना, फोटोग्राफी में तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो आपने देख लिया कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। ऑक्जेलिक अम्ल को फेरिक ऑक्जेलेट के रूप में कैसे करते हैं, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक एसिड को डायरेक्ट उपयोग में नहीं करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड को जो फेरिक ऑक्जेलेट होता है, ऑक्जेलेट अम्ल को फेरस ऑक्सीलेट के फॉर्म में उपयोग करते हैं, फेरस ऑक्सीलेट के रूप में उपयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और होता है, क्या होता है, एसिटिक एसिड, है ना। इस चीज का भी उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन इसका बहुत कम लेवल पर उपयोग किया जाता है, एसिटिक एसिड। और एक और कौन सी चीज होती है, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक है, याद रखना है आपको, सिट्रिक एसिड, इनका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना। देखो मेनली जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पूछा जाता है, लेकिन अब जिस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्जेलिक अम्ल को किस फॉर्म में उपयोग में लाते हैं फोटोग्राफी में, तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस ऑक्सीलेट होता है, ना कि फेरिक ऑक्सीलेट या अदर कोई ऑक्सीलेट फॉर्म। ठीक है ना, तो फेरस ऑक्सीलेट के फॉर्म में, तो आपको याद करना है ये वाली चीज कि ऑक्जेलिक एसिड को फेरस ऑक्सीलेट के फॉर्म में उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा जो आज तक आपको पता नहीं था कि एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड का भी हम उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज को आप जरूर याद रखना कि फेरस ऑक्सीलेट के फॉर्म में उपयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किस चीज से बनी हुई होती है? क्वेश्चन नंबर 315। आपके ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सलेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम एसिटेट या कैल्शियम की किस चीज की बनी हुई होती है? सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार, है ना। इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन हो? देखो, जो पौधे होते हैं ना, पौधों के लिए तीन तरह की उर्वरक होती है। तीन तरह की उर्वरक होती है, एक होती है मेन उर्वरक जो मुख्य होती है, एक होती है सूक्ष्म, और एक होती है मध्यम। ठीक है ना। तो जो मेन होती है ना, उसमें होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरक, ये मेन होती है। मध्यम में आती है मैग्नीज वगैरह, कैल्शियम, वो सब चीजें होती है। और सूक्ष्म में बिल्कुल, जो बिल्कुल कम मात्रा में होती है। तो ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, जो नाइट्रोजन तत्व होता है, इनमें से सबसे अधिक किसमें होता है? देखो, अगर आपको इनका फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप यूरिया की बात करो तो यूरिया कैसा होता है? यूरिया होता है NH2CO, NH2, ठीक है, इतना होता है यूरिया। वहीं अगर आप बात करते हो अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, NH4NO3, ठीक है। इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, KNO3। अमोनियम फास्फेट, इसको अभी नहीं पढ़ना है। अब देखो, यहाँ पर अगर आप देखो परमाणु क्रमांक वगैरह अगर आप पूरा निकालोगे तो इसका 14 + 2 मतलब 16, यहाँ पर भी 16, तो 32, 32 12, 32 12 होते हैं 44, और 44 16 कितने होते हैं? 44 16 होते हैं 60। टोटल अगर हम देखते हैं तो 60 है। लेकिन अगर हम इसमें नाइट्रोजन का परसेंट देखते हैं तो नाइट्रोजन का परसेंट कितना आता है? 46%। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं नाइट्रोजन परसेंट तो कितना आता है आपके पास? आता है 34%। वहीं अगर आप इधर देखते हो नाइट्रोजन का परसेंट, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंट आता है 45%। तो जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कितनी है? 46%, जो मैक्सिमम है। कितनी है? 46%। 46% है, जो कि मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है 46%, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया। ठीक है, पोटेशियम नहीं, अमोनियम नहीं, और ना ही अमोनियम फास्फेट। अब देखो, एक वैल्यू होती है जो मेन होती है ना, उसको हम बोलते हैं NPK रेटिंग, है ना। जितनी ज्यादा उतनी अच्छी उर्वरक, मतलब जितनी ज्यादा उतना अच्छा, उतनी अच्छी उर्वरक है ये। ठीक है ना, जितनी ज्यादा हो ये उर्वरक उतनी अच्छी है। एन मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन परसेंटेज, नाइट्रोजन परसेंट। पी मतलब क्या होता है? पी मतलब होता है फास्फोरस परसेंट, और के मतलब क्या होता है? पोटेशियम परसेंट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनपीके रेटिंग। ये चीज आपको याद रखनी कि जो एनपीके रेटिंग जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ठीक है, अगर हम इसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं एनपीके रेटिंग, मान लीजिए हमने देखा भाई यूरिया की, है ना, यूरिया की एनपीके रेटिंग कितनी है, आपसे अगर किसी ने पूछा, तो यूरिया में नाइट्रोजन है ना, तो फास्फोरस है और ना ही पोटेशियम है। तो नाइट्रोजन कितना लिखोगे आप? नाइट्रोजन आप लिखोगे 46, फास्फोरस की 0, और पोटेशियम की भी 0। ठीक है ना, तो इसकी एनपीके रेटिंग कितनी हो जाएगी? 46। वहीं अगर आप बात करते हो अमोनियम नाइट्रेट के लिए, तो अमोनियम नाइट्रेट के लिए हो जाएगी 34 0 0। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शुष्क धुलाई के लिए, मतलब ड्राई वॉशिंग, शुष्क धुलाई मतलब ड्राई वॉशिंग के काम आता है? कौन सा आता है ड्राई वॉशिंग के काम? क्या क्लोरोबेंजीन आता है, मतलब C6H5Cl, ये आता है? हाइड्रोक्सिल हाँ, हाइड्रोक्सी बेंजीन आता है, मतलब C6H5OH, क्या ये आता है? या बेंजीन C6H6, या नाइट्रोबेंजीन आता है C6H5NO2, या ये आता है? क्या आता है? सही आंसर है बेंजीन। देखो, बेंजीन का उपयोग हम करते हैं शुष्क धुलाई के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है।
आपको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो शुष्क धुलाई में क्या होता है, जो कार्बनिक विलायकों का प्रयोग किया जाता है, ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। जैसे आपसे मान लीजिए पूछा कि शुष्क धुलाई है, शुष्क धुलाई, शुष्क धुलाई में आपको ये एक चीज याद रखना है कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक सॉल्वेंट, इन्हीं का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, कार्बनिक सॉल्वेंट का ही उपयोग करते हैं शुष्क धुलाई में। ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और मेनली जो शुष्क धुलाई होती है ना, वो ठंड के कपड़ों में, मतलब विंटर कपड़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखो तो ऊन की धुलाई में उपयोग करोगे आप, है ना, जो रेशम के कपड़े होते हैं उनको धोने के लिए आप इस्तेमाल करोगे। रेयन मतलब रेशे के कपड़े, उनको धोने के लिए इस्तेमाल करते हो इस चीज को, शुष्क धुलाई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गैमेक्सीन क्या है। गैमेक्सीन, देखिए सबसे पहले जब आपसे पूछा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी हो जाती है। आपसे ये पूछा, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखनी है तांबा, और दूसरा याद रखना वृद्धि से, है ना, कमी से नहीं, वृद्धि से कौन सी बीमारी हो रही है। देखो यहाँ पर चार तरह की, पांच तरह की बीमारी आपको दी है। हम बारी बारी से सबको डिस्कस करने, जो सिड्रोसिस होता है, सिड्रोसिस एक तरह की बीमारी होती है, और ये कैसी बीमारी होती है, ये होती है चर्म रोग है ये। ठीक है, और ये क्यों हो जाता है, ये हो जाता है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस
हेपेटाइटिस। कौन सा हेपेटाइटिस, बी या सी? कौन सा हेपेटाइटिस? तो ये जो बीमारी है ये होती है हेपेटाइटिस सी के कारण। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है बिल्सन बीमारी। तो बिल्सन बीमारी होती है तांबा की वृद्धि से। तीसरा आपको रखना है घेंगा। घेंगा किस वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से होता है। और इसके लिए उपचार क्या होता है? उपचार होता है आयोडीन 131। ठीक है। चलिए चौथा आपसे ऑप्शन है आपके पास, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता कैसे हो सकती है? रक्त अल्पता होती है मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब आयरन की कमी से हो जाती है रक्त अल्पता। इसके अलावा B6 की कमी से भी रक्त अल्पता हो जाती है, याद रखना है आपको। B12 की कमी से भी रक्त अल्पता हो जाती है, इसको कोबालामाइन बोलते हैं ना, इससे भी हो जाती है रक्त अल्पता। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके। और रक्त अल्पता से क्या हो जाता है? रक्त अल्पता से होता है एनीमिया। ये भी याद रखना है ना, क्या हो जाता है? एनीमिया रोग। ठीक है, एनीमिया रोग। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या गंधक? सही आंसर क्या है इसमें? तांबा का शत्रु तत्व है गंधक। देखो अब यहाँ पे शत्रु तत्व से क्या मतलब है? शत्रु तत्व मतलब जो तांबा को नुकसान पहुंचाए, उसे हम बोल देते हैं शत्रु तत्व, जो कि तांबा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है ना। अब देखो तांबा को नुकसान कैसे पहुंचा? जो कॉपर होता है ना, कॉपर, कॉपर क्या होता है? सल्फर से अभिक्रिया कर लेगा, और कॉपर सल्फर से अभिक्रिया करके CuS बना लेता है। CuS बना लेता है जो कि एक ब्लैक कलर का होता है। जैसा होता है ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, जो जम जाता है तांबे के ऊपर। समझ गए? इसलिए हम इसे शत्रु बोल देते हैं, क्योंकि सिल्वर, सॉरी, सल्फर कॉपर से क्रिया करके ब्लैक कलर का पदार्थ बनाएगा, जिससे कॉपर की जो सुंदरता होती है, चमक होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए हम गंधक को बोलते हैं कॉपर का शत्रु, है ना, ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा मतलब ब्लू विट्रॉल। आपको बताना है व्हाइट विट्रॉल क्या होता है। व्हाइट विट्रॉल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखो ब्लू विट्रॉल क्या होता है, यहाँ पर आपके पास में होता है CuSO4, या फिर Na2SO4, या फिर FeSO4, या फिर CaSO4। ब्लू विट्रॉल भी होता है, एक होता है ग्रीन विट्रॉल भी होता है ना, ग्रीन विट्रॉल भी होता है। ये सब चीजें होती हैं। देखो यहाँ पर आपसे पूछा है नीला तोता, कि नीला तोता कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर है कॉपर सल्फेट, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। अब व्हाइट कौन सा होता है? MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है व्हाइट। और ग्रीन पेट्रोल को क्या होता है, ये आपको होमवर्क में बताना है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का आप उपयोग करोगे, जिंक ब्लेंड मतलब ZnS का उपयोग करोगे, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का उपयोग करोगे, या नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3? देखो अम्ल का उपयोग करोगे नहीं, क्योंकि ये खतरनाक होता है आपकी सेहत के लिए। जिंक ब्लेंड, जिंक खतरनाक होगा, सल्फाइड खतरनाक है आपकी सेहत के लिए, इसका इस्तेमाल आप कर नहीं सकते हो। MgSO4 बिल्कुल नहीं, क्योंकि वाटर टैंकों में आप शैवाल को खत्म कर रहे हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? CuSO4। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक तो आप CuSO4 इसका उपयोग कर सकते हो, और एक और चीज होती है जिसका आप उपयोग कर सकते हो, जैसे हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl2। और एक और चीज होता नहीं, बस दो ही चीज होती हैं, CuSO4 और विरंजक चूर्ण। ठीक है ना, इन दोनों चीजों का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है। नॉर्मल भी आप उपयोग कर लो, जैसे क्लोरीन गैस का भी आप उपयोग कर लोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? जस्ता का अयस्क कौन सा है? देखो अब यहाँ पर जब आप देखोगे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम कंफ्यूजिंग। ठीक है, कैसा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन। देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कैलामाइन, कैलामाइन का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? Fe
Zn, ठीक है, कैलामाइन का फॉर्मूला हो गया। अब देखो विलेमाइट, विलेमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Zn2SiO4, क्या होता है, Zn2SiO4। अब जिंक ब्लेंड का क्या होता है, Zns होता है, सॉरी Zno, है ना, Zno होता है जिंक ब्लेंड का। और एक होता है जिंकाइट, जिंकाइट का कौन सा होता है, सॉरी जिंकाइट का होता है Zno, और इसका होता है Zns, है ना, ऐसा होता है। अब देखो इसका जो सही आंसर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी जिंक है जो आप निकाल सकते हो, मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप जिंक मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको जिंक मिल रहा है, यहाँ भी आपको जिंक मिल रहा है, यहाँ मतलब चारों जिंक के अयस्क हैं। कौन से हैं, चारों जिंक के अयस्क हैं, चारों है जिंक है। लेकिन उन्होंने पूछा है मुख्यतः है, मुख्यतः किसका उपयोग करने करके आप जिंक की प्राप्ति करते हो, सही आंसर जिंक ब्लेंड, है ना। आपको देखना है कि तो जिंक का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ओर है, अयस्क है जिंक का सबसे